बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एरिज़ोना ग्रिल रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत खाना खाने से बच्चों की हलाकत का मामला। कराची पुलिस चीफ की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी का इजलास, तफ्तीश का दायरा कार वसी और निजी अस्पताल इंतजामिया के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाने का फैसला। SSP पीर मोहम्मद शाह कहते हैं मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। एरिज़ोना ग्रिल के मालिकान मजीद 3 रेस्टोरेंट के मालिक निकले। इस कंपनी के रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत खाने की फरोख्त जारी। 4 साल पुराना गोश्त बरामद होने के बावजूद सिंध फूड अथॉरिटी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ां। हलीम आदिल शेख कहते हैं फूड अथॉरिटी, KMC और सिंध पुलिस सब मिले हुए हैं। 4 साल पुराना मिलने वाला गोश्त पता नहीं यहीं का है या लाहौर के गधों का। जिला कोरंगी में कायम फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, नालों में बहता फैक्ट्रियों का जहरीला फुजला अवाम की जिंदगियों के लिए खतरा। इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मसरूफ। क्या जिला कोरंगी में भी इक़दामात और कार्रवाई के लिए किसी बड़े अलमिये का इंतजार किया जा रहा है? कंपनियों के लिए माल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चलने वाले हैवी ट्रैफिक के बाइस सड़कें खस्ता हाल, शहरी बेहाल, ट्रैफिक जाम बन गया जंजाल। वाटर कमीशन के अहकामात पर कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर नूरानी कबाब रेस्टोरेंट को रिहायशी प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर सील कर दिया गया, मगर एक रोज बाद ही डी सील के अहकामात जारी हो गए। सिर्फ एक ही रोज में फैसला तब्दील करने का क्या मकसद? क्या मुताल्लिका इदारों ने कार्रवाई से कबल होमवर्क नहीं किया था या मामला कुछ और है? जराये के मुताबिक कबाब हाउस खुलवाने के लिए DG SBCA को बासर अफराद के फोन आए, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करते हैं कराची के इलाके समजमा में वाक़े एरिज़ोना ग्रिल रेस्टोरेंट और चंकी मंकी, जहां से जहरीला खाना खाने के बाद 2 बच्चों की अमवात हुई। और इस हवाले से अब कराची पुलिस चीफ ने तहकीकाती कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है। तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स का बोर्ड है वो तश्कील दिया जा रहा है और वो निजी अस्पताल के इंतज़ामिया के डॉक्टर्स हैं, उनको शामिल करके डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कल जो है वो FIR भी दर्ज हो गई है इस वाक़े की, और जिसमें दफ़ात शामिल की गई हैं 322 जो कि कत्ल बिलसबब है और 272 ये 2 दफ़ात जो हैं वो वाज़ेह तौर पे शामिल की गई हैं। अब देखना ये है कि ये जो तफ्तीश की जा रही है ये किस मरहले पे है, लोगों से पूछ गुछ कितनी की जा रही है। लोगों अभी इस वक्त SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का ये कहना है कि किसी शख्स को हिरासत में नहीं लिया गया, यानी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। लोगों से पूछ गुछ ज़रूर की गई है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से, यानी आप ये देखें कि जब ये हक़ाइक़ को छुपाने का सिलसिला जारी रहा कि उस रेस्टोरेंट का जो गोदाम था वो तक हमारी पुलिस पता करने से कासिर रही, और सिंध फूड अथॉरिटी को ये कम से कम एजाज़ ज़रूर जाता है कि उन्होंने अपने मुखबिर वहाँ उस इलाके में छोड़े हुए थे, जिनसे ये पता चला कि इस रेस्टोरेंट का एक गोदाम मौजूद है और जहाँ से ये जहरीला गोश्त जो है ये ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये गोश्त दरअसल 2015 जिसकी एक्सपायरी है। अब एक तरफ ये मौक़िफ़ भी आ रहा है कि पिछले साल गोश्त की दरामद नहीं हुई, यानी पाकिस्तान में कोई गोश्त नहीं लाया गया। ये गोश्त कब दरामद किया गया, कितने अरसा पहले इसको लाया गया, क्या ये एक्सपायर्ड गोश्त यहाँ पे लाया गया? अगर तो एक्सपायर्ड गोश्त लाया गया तो फिर बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं कि क्या हमारा जो कस्टम्स है या एक्साइज का अमला है वो क्या काम कर रहा है और वो इस सिलसिले में क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है? क्या इस गोश्त को टेस्ट किया जाता है, नहीं टेस्ट किया जाता? बहुत अहम सवालात यानी जो इस वक्त एरिज़ोना ग्रिल के हवाले से खड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंकशाफात आज के प्रोग्राम में भी इसी हवाले से किए जाएंगे, इस रेस्टोरेंट के हवाले से। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना राब्ता कायम करें पीर मोहम्मद शाह से, जो कि SSP साउथ हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे कि जो तफ्तीश जारी है, जो तहकीकात का दायरा कार वसी किया जा रहा है, तो अब वसी करके कहाँ तक ले जाया जा रहा है? जो होटल इंतज़ामिया है उनसे जिस तरह का ताउन कर रही है वो क्या है? क्या हक़ाइक़ उन्हें बताए जा रहे हैं या हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं? फिर
देखना ये भी होगा कि जब एक इतनी बड़ी तादाद में 80 किलो के करीब गोश्त मिला है जो कि ज़ायदुल मियाद है, इसके अलावा मुख्तलिफ खाने पीने की जो अशिया हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं खाने को पकाने में, वो भी मिली हैं। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अबरार शेख साहब जो कि डायरेक्टर हैं अथॉरिटी के। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। जी, बहुत शुक्रिया जी। अबरार साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो जो आपने एक रेड की अपने मुखबिर के ज़रिए और वो इसी रेस्टोरेंट के मेरे ख्याल में पहली या दूसरी मंजिल पे जो गोदाम था वहाँ से आपने ये तमाम चीज़ें निकाली। आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो गोदाम है ये सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली वो जो गोडाउन था हमें तो किसी का तो यही मतलब अंदाजा है कि जो रेस्टोरेंट नीचे है उसी प्रीमिसेस के सामने ही था, मतलब वहीं पर इस्तेमाल हो सकता है, वहीं पे इस्तेमाल होता है। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपकी नॉलेज में है कि इस रेस्टोरेंट की एक पूरी फूड चेन है जिसमें मजीद रेस्टोरेंट्स हैं जो एक ही कंपनी के बैनर तले काम कर रहे हैं, उसी छतरी के नीचे काम करते हैं? क्या आपकी नॉलेज में ये बात है? जी जी, वो इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं। सर, इंस्पेक्ट तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से रेस्टोरेंट्स हैं? क्या उन पे जब फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, और ये जो गोदाम है ये कितने रेस्टोरेंट्स के लिए कंबाइंड गोदाम था? देखिए, उनका वहाँ पर कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि जिसमें ये मेंशन हो कि एक पर्टिकुलरली डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑफ दिस ब्रांड और अदर ब्रांड्स वो यहाँ से उनका माल जाता था। इस तरह का कोई वहाँ पर कोई चीज़ तो नहीं मिले मैं फाइल में। तो वी आर इंक्वायरिंग फर्दर इनटू दिस। और बाकी वहाँ पर जो हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन ये है कि जो ज़ायदुल मियाद, आपसे पूछना चाहूंगा, एरिज़ोना ग्रिल के अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके नाम बता सकते हैं आप, जो इसी फूड चेन के हैं, एक ही कंपनी के अंडर काम करते हैं? It is not in my knowledge specifically. I cannot say something in confirmation और मफरूज़े पे मैं बात नहीं कर सकता। सर, हम आपको कंफर्मेशन से अभी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं, उसका पूरा आपको सबूत देते हैं। जी चलाइएगा जरा ये जो वेबसाइट की फुटेज है। सर, ये कंपनी है RNBT जो कि पेरेंट कंपनी है, उसका ये रेस्टोरेंट है एरिज़ोना ग्रिल, और उसका एक रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि उसके मजीद 3 रेस्टोरेंट्स और हैं। हम आपको भी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा। RNBT कंपनी है, इसकी पूरी वेबसाइट मौजूद है। आप इस RNBT की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। रोस्टर्स रेस्टोरेंट, जिसे आपने आज सिर्फ 30,000 रुपये का फाइन करके छोड़ा है, ये रोस्टर्स जो रेस्टोरेंट है ये भी इसी कंपनी की मिल्कियत है। इसके अलावा इसका हेड ऑफिस 2nd फ्लोर पे 2nd जमजमा लेन में मौजूद है, और ये जो गोदाम है ये कंबाइंड गोदाम है रोस्टर्स के लिए भी और एरिज़ोना ग्रिल के लिए भी। सर, इसके अलावा एरिज़ोना एक्सप्रेस के नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है, इसके अलावा ब्रॉडवे स्टेक है, इसके अलावा RNBT स्टेक है। तो सर, अगर आप सिर्फ वेबसाइट पे जाके या नेट पे जाके RNBT कंपनी को सर्च कर लें, rnbt.com या SDL, आपको ये तमाम मालूमात मिल जाएंगी। ये एक ही चेन है, इसका कंबाइंड गोदाम था। और मुझे हैरत यह है कि आपने उस रेस्टोरेंट को तो सील किया है, लेकिन उसके कंबाइंड गोदाम से जहां से ज़ायदुल मियाद गोश्त मिला है तकरीबन 80 किलो के करीब, उसको सील नहीं किया गया, सिर्फ 30,000 का फाइन करके छोड़ दिया गया है अजीनोमोटो मिलाने पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी इंस्पेक्शन टीम वहाँ पर गई थी, वहाँ पर देखिए वो किचन को चेक किया गया, और इनका अगर यही एक गोडाउन था जिसको हमने कल टारगेट किया था, जी, वो उनकी सप्लाई चेन थी। दैट हैज बीन कट एंड दैट हैज बीन ब्रॉट इनटू द नोटिस एंड उसके ऊपर कानूनी एक्शन हो रहा है। सर, अगर आप स्क्रीन के सामने हैं तो ये गुजारिश करूँ कि इसमें जो आज जो इंस्पेक्शन उनके जो दूसरे रेस्टोरेंट की हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें ये नहीं पता था कि इसी का ही रेस्टोरेंट है, लेकिन दैट वाज रूटीन इंस्पेक्शन एज पर शेड्यूल कि उसकी वहाँ पर इंस्पेक्शन हमारी ड्यू थी। तो वहाँ पर इंस्पेक्शन हुई, वहाँ पर जो किचन की हालत पाई गई वो अगर तसल्ली बख्श थी और उसमें कहीं कमी पेशी पाई गई थी, तो अकॉर्डिंग टू अवर सर यही हकायक तो आपसे छुपाए जा रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि एक ही कंपनी जो है वो इन तमाम रेस्टोरेंट्स को चलाती है, जिसका हेड ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में मौजूद है, और इसके हेड ऑफिस का एड्रेस वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ,
ये तमाम चीजें आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही हैं। डॉक्टर साहब, जो कि ये जो RNPT आप बता रहे हैं, दिस इज अ मदर बॉडी, और इसके बाकी जो इसके अंदर में मदर बॉडी में ये सारे रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग अ न्यू लाइन वी आर गोइंग टू टेक इनटू द नोटिस ऑफ आवर एक्शन इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जी, और सर यही वो यानी जो गोदाम है वो रोस्टर्स और एरिजोना ग्रिल का एक ही गोडाउन है, क्योंकि ये दोनों रेस्टोरेंट्स एक ही लेन में हैं। अगर आपने वहां छापा भी डाला है तो आपने देखा होगा रोस्टर्स और एरिजोना ग्रिल के दरमियान मेरे ख्याल में 20 कदम का भी फासला नहीं होगा। जी, आज रोस्टर पे भी इंस्पेक्शन हुआ है। जी मुझे पता है सर, मैं जब भी आपको ये, इसलिए मैंने आपसे फोन पे कहा था कि मैं कुछ ऐसे इंकशाफात करूंगा जो आपको बताऊंगा और सबूत के साथ आपको आपके सामने पेश किए जाएंगे ये चीजें। बहरहाल उनकी जो सप्लाई चेन था दैट वाज अ गोडाउन, और वो अगर हमारे उसमें ऑपरेशन की उसमें आ गया और उसमें से बहुत ही ज़ायतुल मियाद चीजें मिली हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इनकी जो सप्लाई चेन है उसको ही टारगेट किया गया है, फ्रॉम वेयर जहां पर कोई ज़ायतुल मियाद। लेकिन सर इंजूरियस फॉर हेल्थ सर, इस सप्लाई चेन से जितने रेस्टोरेंट्स को खाना सप्लाई किया जा रहा है उन सबको सील होना चाहिए ना सर? नहीं, सील देखिए, सील होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जैसे उस दिन जो बहुत बड़ा ये सान्या हुआ, तो उसके बाद जब उस रेस्टोरेंट को आउटलेट को इंस्पेक्ट किया गया, उसकी किचन की हालत, जो उसकी हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए वो तो अप टू द मार्क थी, लेकिन जो वहां पर जो सैंपलिंग के लिए मटेरियल हमने देखा जो कुक्ड और अनकुक्ड एडिबल्स थे, उसको 17 सैंपल्स लिए गए। मैं एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो ऑन द स्पॉट जो चीजें नजर आती हैं उसी को ही हम कॉग्नाइजेंस ऑफेंस के तौर पे ले सकते हैं, और उसी को ही हमने टारगेट किया था कि इनकी सप्लाई चेन को पकड़ा जाए। बिल्कुल अबरार शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप का इदारा जो है ना वो काम भी कर रहा है, और मुझे ये भी पता है कि पिछले 3 महीनों में आपने जितने रेट्स किए हैं, जितना कुछ किया है, मुझे इसका भी आइडिया है। मुख्तसरन सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा 30 सेकंड में कि आपने पिछले 3 महीने में कहाँ कहाँ रेट्स किए हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें हमने तकरीबन हमारी जो इंस्पेक्शंस हुई हैं अभी तक, और अलॉन्ग विद सर्विंग ऑफ द इम्प्रूवमेंट नोटिसेस, वो 5600 समथिंग है, और हमारी 39 उन इंस्पेक्शंस के दौरान 39 जो ऑपरेशंस हुए हैं, तो उस 39 आउटलेट्स को सील किया है हमने। 14 के खिलाफ FIR दाखिल किया है हमने। ओपन ऑयल एंड घी के जो डिपोज थे कराची में, तकरीबन 70% उनको जो है हमने सील किया, और 9 FIR वो उनके खिलाफ हमारी दर्ज हुई। और प्लस में हमारा साइंटिफिक पैनल इज वेरी एक्टिवली वर्किंग एंड विच इज प्रोवाइडिंग अ गाइडलाइन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन और प्लस में आखिरी बात कि इसमें हमने 16,10,000 के जो फाइन हमारे पास वसूली हो चुकी है, डिफरेंट स्टेजेस वी इंपोज अगेंस्ट द डिफरेंट फूड बिजनेस होल्डर। अब देखते हैं, इस पे आपसे फॉलो अप करेंगे हम कल दोबारा और देखेंगे कि क्या एक्शन लिया जाता है आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू अबरार शेख साहब। और नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये तमाम जो इंकशाफात किए गए, मतलब अब देखिए ना आपकी कितनी बड़ी बात है कि ना फूड अथॉरिटी को ये पता है कि ये इस एक रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि इसकी पूरी फूड चेन है जो एक ही कंपनी के अंडर काम कर रही है। इसके अलावा ये हक़ाइक़ पुलिस से भी छुपाए जा रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश का दायरा कार कहाँ तक पहुँचा, इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। पीर मोहम्मद शाह साहब जो SSP साउथ हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा हम कानूनी तरीके से ये भी जानना चाहेंगे कि जो 322 की जो दफ़ा है, ये इसमें क्या सज़ा हो सकती है, कितने लोगों को इसमें यानी इसमें हम अरेस्ट कर सकते हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आपको प्रोग्राम खबर की खबर में खुशामदीद कहते हैं। ये आज तहकीकात का दायरा वसी किया गया है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो दफ़ात लगी हैं इसके तहत और ये FIR लॉन्च हुई है, तो अब तक ये कहा जा रहा है कि किसी शख्स को इसमें हिरासत में नहीं लिया गया है। ये देखें, ये जो FIR हुई है इट्स बेसिकली नरेशन ऑफ फैक्ट। इसमें किसी को एक्यूज नहीं किया मुद्दई ने, ना ही अभी हालात ऐसे हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करें। वी हैव टू वेट फॉर द केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। पता तो लगे कि कौन सी चीज की वजह से टॉक्सिन आया और टॉक्सिक कौन सी चीज में है, पॉइजन कौन सी चीज ने बॉडी में पैदा किया। वी हैव टू वेट फॉर द पोस्टमार्टम के जो वितराज हैं उसकी रिपोर्ट आ जाए, और साथ साथ जो हमने सैंपल 36 के करीब लिए हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो वी हैव टू वेट फॉर देम। अच्छा जी, तो कितना टाइम आप समझते हैं कि लगेगा इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट आने में? देखें, ये तो एक टेक्निकल पॉइंट है। मेरे ख्याल में जो मुझे बताया है
ये हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया पीर मोहम्मद शाह साहब से। और नाज़रीन, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नैयर रज़ा साहब, जो कि बल्दिया ज़िला कोरंगी के चेयरमैन हैं। उनसे हम बात करेंगे ज़िला कोरंगी के हवाले से कि वहाँ जो फैक्ट्रियों में जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है उसकी डिस्पोजल किस तरह हो रही है, इंक्रोचमेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, रोड्स की क्या पोजीशन है। तो इन तमाम अमूर पे हम गुफ्तगू करेंगे। कहीं ना जाइएगा, एक छोटा सा वक्फा है, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और अब गुफ्तगू करेंगे कुछ ज़िला कोरंगी के हवाले से, वहाँ के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, फैक्ट्रियों के हवाले से। हमें स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरमैन हैं बल्दिया ज़िला कोरंगी के नैयर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम नैयर रज़ा साहब, आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया सर, कोरंगी का जो ज़िला है, ख़ास तौर पे अगर हम इसमें बात करें बल्दियात के हवाले से, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैक्ट्रीज़ हैं। उसका जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वो है। कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं। ये जो टॉक्सिक वेस्ट होता है इसको आप डायरेक्टली नालों में नहीं डाल सकते, वरना यही जब जाके समंदर में गिरेंगे या ये आगे जाएंगे या कहीं से गुजरें, या लोग, क्योंकि हमारे आपको पता है इंक्रोचमेंट्स नदी नालों पे मौजूद हैं, वहाँ पे कोई बड़ा सानिया हो सकता है। तो सर, इसके टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं आप? देखें, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी जो है, वो जब कोरंगी का नाम आता है तो लोग यही समझते हैं कि ये हमारे अंडर में आता है। सिंध के जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है वो तमाम के तमाम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, जिसमें साइड कराची में साइड लिमिटेड और ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी जो ये शामिल है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी है या यहाँ पे जो गार्बेज के हवाले से या इंडस्ट्रियल वेस्टेज के हवाले से, इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत सिंध की है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट प्लांट भी मौजूद है जो कि तमाम इस तरह का जो वेस्टेज है वो वहाँ जाता है और फिर वहाँ से वो ट्रीट होकर आगे जाता है। लेकिन मैंने ख़ुद वहाँ विज़िट किया था, मेरे साथ कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर भी थे, ये आज से शायद 6 माह पहले की बात है। और वो जो उसमें एनवायरनमेंट के लोग भी हमारे साथ थे, उनको पॉइंट आउट किया हमने कि ये 100% काम नहीं कर रहा प्लांट, और इस पे ज़रूरत है, इस पे काम किया जाए, इस प्लांट को प्रॉपर चलाया जाए ताकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी इस तरह का वेस्टेज है वो यहाँ से होकर फिर आगे जाए। तो उस पर ज़िम्मेदारी उन्हीं की बनती थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उसके लिए इक़दाम करते। लेकिन 6 माह हो चुके हैं, हमें वहाँ कोई इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए, और आज भी उसकी वही हालत है जो आज से 6 से 7 माह पुरानी पहले की थी। ये सब बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि अपना वेस्ट जो है वो आपके, जैसे खोखरा पार्क का इलाका है, कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, जो खाली प्लॉट्स हैं वहाँ पे डंप करती हैं। सर, वो तो आपकी जुरिस्डिक्शन में आती है ना, जब उस इलाके से निकल के ये ख़तरनाक टॉक्सिक वेस्ट कहीं और डाला जाता है। इसका में 1-2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ बच्चों ने कहीं इनको छू लिया है, हाथ लगाया है, हाथ पैर जल गए हैं, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो सर, इसके हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? इसके अलावा सर, कचरे का ढेर खोखरा पार्क के आप इलाकों में चले जाएँ और दूसरे एरिया में जाएँ। इशू ये है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह कराची शहर में भी कोई चीज़ आइडियल तो आप नहीं कह सकते कि कोई प्रॉपर निज़ाम हो। कचरे का भी अभी आप पूरे कराची का कचरा जो है वो जाम शाकर हो जाता है, ठीक है, वो सारा ओपन एरिया है, वो कहीं पे कोई कवर्ड नहीं है। इसी तरह कराची शहर में जितनी भी कचरा कुंडी हैं वो सारी ओपन रहेंगी, ठीक है। 4 ज़िले जो कराची के हैं उसमें सिंध सॉलिड वेस्ट काम करता है, 2 अजला जो है अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जितना हमें चाहिए अमाउंट के हम कोई कवर्ड इसके स्टेशन बनाएं, GTS इसमें कवर्ड करें हम, या हम इसको प्रॉपर तरीके से जाम चाकरों भी लेके जाएं, तो वो इतना हमारे पास बजट मौजूद नहीं है। 4 डिस्ट्रिक्ट को प्राइवेट तौर पे चाइना के हवाले किया गया, चाइनीज़ कंपनी के हवाले किया गया, और वहाँ पे तो करोड़ रुपए और अरबों रुपए दिए जा रहे हैं उसको सॉलिड वेस्ट की को डिपार्टमेंट को, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है ये अब तक ज़िले खुद देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी व्हीकल्स नहीं है कि हम प्रॉपर 100% कचरा उठा सकें। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में 60% से ज़्यादा कचरा 65% ज़्यादा नहीं उठता होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी मशीनरी ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी यही हाल है, ठीक है। या तो फिर हम जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट बनाया गया और उनको
फंडिंग हो रही है उतने ही पैसे फिर इन 2 डिस्ट्रिक्ट को भी दिए जाएं, ठीक है। फिर प्रॉपर आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जो JTS होते हैं वहाँ पे एक डस्टबिन रखे हुए होते हैं जो कवर्ड होते हैं, और उनको उठाकर फिर कवर्ड ही GTS में ले जाया जाता है, और फिर कवर्ड GTS से कवर्ड लैंडफिल के ऊपर ले जाया जाता है, या उनको पैक थैली के अंदर पैक किया जाता है और उनको फिर कचरे को ले जाया जाता है। इंटरनेशनल जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे इसी तरह की प्रैक्टिस होती है। लेकिन यहाँ पूरे शहर में चले जाएं, चाहे वो कैंटोनमेंट का इलाका हो, चाहे वो DHA का इलाका हो, चाहे KMC का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो या सॉलिड वेस्ट का हो, सारा ओपन है। तो ये सिचुएशन जी सर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। अब देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन फैक्ट्रियों से कंटेनर्स निकलते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, कुछ रॉ मटेरियल आता है, कुछ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए जाता है। अब सर ये जो रोड्स हैं, ये जाहिर सी बात है हैवी ट्रैफिक की वजह से, या तो जब ये किसी छोटे लेन में जाते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि इस वक्त रोड्स की हालत जो है ना सर वो खस्ता हाल है। चाहे हम ब्रुक्स चौरंगी की बात करें, वीटा चौरंगी की बात करें, ये सारे राउंड अबाउट्स ऐसे हुए हुए हैं कि इस पर नॉर्मल जो आदमी कार ड्राइव करने वाला है, चले ट्रक्स तो चल जाते हैं, लेकिन कार ड्राइव करने वालों को जगह जगह गड्ढे देख के जो है ना अपनी कार चलानी पड़ती है। तो सर काफ़ी अरसा हो गया सर, अब तो कम से कम रोड्स पे कुछ तो काम होना चाहिए था। जो रोड्स जो कंस्ट्रक्ट भी की गई, जो सड़कें वो ऐसी नहीं थी कि जो हैवी ट्रैफिक को ज़रा भी बर्दाश्त कर सकती। 6 महीने से भी कमर से में वो सारी सड़कें बह गई। देखें, कोरंगी में आज से 2 साल पहले जो कंडीशन थी वो आज नहीं है। कईयों बाद से अगर आप लांडी ट्रैवल करते हैं तो ये रोड 12,000 रोड कहलाता है। ये रोड जो था वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने बजट से जो है वो बनाया थी इस रोड को बनाने की। कोरंगी अच्छी खासी आबादी इस रोड पर ट्रैवल करती है। 12,000 रोड की भी बहुत ऐसी हालत थी जो ये आप बता रहे हैं ब्रुक्स चौरंगी वगैरह के हवाले से। ये इस इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से भी जो ब्रुक्स चौरंगी है, वीटा है, ये वाला जो रोड है ये अनकरीब इंशाल्लाह इसका टेंडर होने वाला है और सिंध गवर्नमेंट ही इसको बनाएगी, क्योंकि ये अच्छे खासे खतीर रकम का प्रोजेक्ट है। ये कई अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ये करोड़ रुपए में भी नहीं आता। तो अच्छा, इसके साथ लिंक रोड हैं, जितने लिंक रोड बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारे लिंक रोडों की हालत मतलब सर वो ये है कि ज़्यादातर लिंक रोड्स में उनके एक ट्रैक्स बंद पड़े हुए हैं। वहाँ या तो कचरा है या तजावुज़ात हैं या ट्रक्स की पार्क स्टैंड है। देखें, इसके साथ एक लिंक रोड कहलाता है 5,000 रोड, ठीक है। उसका एक ट्रैक बन चुका है। एक ट्रैक इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ सीवरेज का इशू है। उधर तकरीबन 46 इंच डाया की एक लाइन है सीवरेज की, जो कि कई जगह से ख़राब हो चुकी है, चौक हुई भी है, और सीवरेज बोर्ड जो है वहाँ पे विंचिंग जो है वो कर रहा है। अगर वो क्लियर हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो सारा का सारा सीवरेज की वजह से एक रोड हम नहीं बना पा रहे जो 5,000 रोड कहलाता है। इसके बाद एक रोड कहलाता है 9,000 रोड, जो बिलाल चौरंगी से कोरंगी 2.5 नंबर पर जाता है। वो कुछ जगह से टूटा हुआ है, उसका टेंडर होने जा रहा है। इसके बाद 16,000 रोड है जो कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी से लांडी की तरफ जाता है, इसको भी टेंडर होने जा रहा है, इंशाल्लाह इस पर भी काम होगा। 7,000 रोड पे अभी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। सर इवन ब्रुक्स चौरंगी से जो कॉजवे की तरफ जाता है उस रोड की भी हालत बड़ा रोड है ना ये रोड, एक्चुअली ये हमारे रोड है कि उसकी वजह से देखें सर, जब रोड्स खराब होते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स डेवलप होते हैं। रात के वक्त अगर आप उस रोड पे चले जाएं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सही सलामत या अपने सामान के साथ जो है ना चीज़ों के साथ आप पहुंच सके अपनी मंजिल मकसूद पे। तो सर ये चीज़ें कितना टाइम लगेगा? ये हम स्कीम्स में दे चुके हैं। ये आज से 1.5 साल पहले जब एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनते हैं उसमें हमारी तरफ से तजावीज़ जा चुकी हैं। ये इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी गई हैं, KMC को भी गई हैं। अब ये कुछ जो रोड मैंने बताए वो टेंडर होने जा रहे हैं, जिसमें 5,000, 7,000, 16,000, 13,000 रोड, 14,000 रोड, ये सारे टेंडर होने जा रहे हैं। 7,000 तो बन भी रहा है अभी। ये जो मेन रोड है, ट्रैक है, इस पर ये 2-3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध खुद करेगी। तो उम्मीद है कि ये भी हम दे चुके हैं उनको, और हमें कुछ इल्म ये है कि शायद थोड़ी देर से बाद इसको टेंडर में जा रहा है ये रोड भी। अच्छा सर, अब ज़रा सी बात कर लेते हैं तजावुज़ात के हवाले से। कोरंगी में जहाँ मुख्तलिफ कुछ ऐसे प्लॉट्स दिए गए जो कि चाइना कटिंग के ज़ुमरे में आते हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ इस तरह की कायम है, इसके अलावा नर्सरीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो ये पौधे और फूल और ये तमाम चीज़ें बेच रही थी। सर ये कुछ 30 से 40% नर्सरियाँ जो हैं गैर कानूनी बैठी हुई हैं। ये नर्सरियाँ जो हैं ये ना सिर्फ वो जगह घेर के बैठी हुई हैं बल्कि उसके साथ साथ जो इलाके का पानी है वो भी चूस रही हैं। और सर जाहिर सी बात है ना, मतलब DMCs के इल्म में ना होते हुए तो ये नहीं बैठ सकती ना सर नर्सरी। देखिए, नर्सरीज़ का मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी जगह नर्सरी नज़र आती है, अगर वहाँ नर्सरी नहीं होती ना तो वो कचरा कुंडी होती, वहाँ पे लोग कचरा डालते। तो ये इसलिए वहाँ पर आज से कई सालों, अभी की नहीं है ये कई सालों पहले ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर कुछ नर्सरियाँ दी गई थी
और वो इसलिए दी गई थी कि वहाँ पे कुछ पौधे नज़र आ जाएं, वो उस पूरी ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करें और वहाँ कचरा ना आए, कम से कम हरियाली कुछ नज़र आ जाए। तो कोरंगी में जहाँ जहाँ आप नर्सरी देखेंगे आपको कम से कम वहाँ कचरा नज़र नहीं आएगा, वरना हर ग्रीन बेल्ट के ऊपर जहाँ पे नर्सरी गैर कानूनी है सर? नहीं, उसके कुछ नर्सरीज ऐसी हैं जिनके चलान है 30 से 40% के करीब जो है ना कोई पेमेंट नहीं होती। वैसे डिपार्टमेंट में पैसे आते हो तो मैं नहीं इसकी इतनी उनकी जो लोग बैठे हुए हैं ना वो बहुत गरीब ही लोग होते हैं, इतनी उनकी कोई इनकम भी नहीं होती है और इसका चालान भी नॉमिनल सा होता है, महीने का 4,000 पौधे बिकते हैं, अच्छे पौधे जो है ना वो सर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के पौधे इतने क्योंकि सर मैं खुद नर्सरी का शौक रखता हूँ, मैं जाता हूँ पौधे लेने के लिए। इतने महंगे पौधे नहीं होते, लेकिन उससे कम से कम ग्रीन बेल्ट्स आपके जो है ना वो कम से कम कचरे से कंगी पाम और जो आजकल जो अच्छे पौधे ना सर वो 10 से 15 हज़ार से कम में मिलते जो इलीगल। देखें, अगर कोई भी कारोबार हो, चाहे वो नर्सरी का कारोबार हो, चाहे वो कोई होटल बना हुआ हो, चाहे वो नाइट सिटिंग के होटल्स बने हुए हों, कोई भी अगर इलीगल है तो उसके खिलाफ तो देखें एक्शन हो रहा है, एक्शन लेने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सब लोग मेयर कराची की क़यादत में जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस तरह के अगर कहीं पे काम हो रहे हैं तो बिल्कुल हम एक्शन लेंगे और उनको रिमूव करेंगे। ये साहब एक बड़ा मसला आपके इलाके का जो है ना वो शादी हॉल्स हैं। जी हाँ, जो गैर कानूनी शादी हॉल्स, KDA ने काफ़ी शादी हॉल्स पे कार्रवाई की थी, आपके ही निशानदेही पे कार्रवाई की थी। उसमें से अक्सर शादी हॉल, बल्कि अगर हम ये कहना चाहें कि उतने ही शादी हॉल दोबारा आबाद हो चुके हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम का भी मसला है, गैर कानूनी शादी हॉल हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है सर? देखें, जो KDA ने शादी हॉल गिराए थे, जो STs पे कायम थे, वो तो अब तक एक भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि कोई दोबारा बनाओ। वहाँ पे बाकायदा बोर्ड आवेज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर क्लियरली लिखी हुई है। 35A और 35B के इलाके में बहुत सारे वो फिर टूटे ही नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा शादी हॉल है तो पूरी तरह नहीं टूटे, उनको वापस से रेनोवेट कर लिया गया और फिर दोबारा से अब आप चाहे कोरंगी रोड की दूसरी तरफ से जाएं तो जितने शादी हॉल बने हुए ट्रैफिक जैम अलग है सर। रात के 9 बजे के बाद आप एक ट्रैक पे चल नहीं सकते। अगर कोई शादी हॉल देखें नहीं टूटा है या थोड़ा सा टूटा और फिर वो बन गया तो फिर वो इशू वही है कि वो KDA जो है उसको हम दोबारा से इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि लैंड ऑनर एजेंसी जो है वो KDA है और उन्हीं की वो ज़मीन है और उन्हीं की जिम्मेदारी। तजावुज़ात का जो खात्मा है एटलीस्ट फुटपाथों पे और जहाँ जहाँ ये शादी हॉल जब इंक्रोच करते हैं वो तो सर आपकी जिम्मेदारी। एग्जैक्टली, देखें ये इशूज़ 2 साल के नहीं है, 3 साल के नहीं है, ये कई सालों पे मुश्तमिल है। सदर आपके सामने क्या कंडीशन थी और आप कितने सालों से सदर को इसी तरह देख रहे थे। तो ये हर इलाके में एक सदर मौजूद है, कराची का हर इलाका जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको सदर की तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। तो अब कम से कम सारे लोग एक हुए हैं, एक अथॉरिटी बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है, तो उम्मीद है कि फिर इस तरह की कार्रवाई होंगी और इस तरह की चीज़ों को रिमूव किया जाएगा। नहीं साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नर्सरीज आबाद इसलिए की गई हैं कि सब्ज़ा नज़र आए, मतलब जगहें हरी भरी नज़र आएँ। पार्कों को उजाड़ा जा रहा है, पार्कों पे चाइना कटिंग भी हो रही है। पार्क्स हमें कोरंगी में बहुत मुश्किल से कोई पार्क नज़र आता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 278 पार्क हैं, 278 पार्क बंजर पड़े हुए ना सारे। और हाँ, और अगर एक पार्क को महीने में कम से कम भी जो एक पार्क है उसको कम से कम भी मेंटेन करने के लिए 30 से 40 लाख रुपए की ज़रूरत होती है एक पार्क को ग्रीन करने के लिए। ठीक है, और 278 पार्क्स हैं, अब अंदाज़ा लगा लेंगे कितना अमाउंट हमें चाहिए इनको मेंटेन करने के लिए। कुछ पार्क्स जो हैं वो हैं हमारे ग्रीन हैं कुछ पार्क्स, और ज़्यादातर पार्क्स आपको ग्रीन नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। कोई आइडियल सिचुएशन में हम काम नहीं कर रहे। देखें, हमें सिंध शेयर देती है वो 2013 के हिसाब से ही दे रही है, 2018 है। आज लोगों की सैलरीज 100% ऊपर जा चुकी हैं अगर 2013 से कंपेयर करते हैं। आज कोई भी चीज़ जो आप ख़रीदते हैं मकान बनाने के लिए या पार्क बनाने के लिए उसका रेट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, जब शेड्यूल रेट भी बढ़ चुका है, लेकिन पैसे हमें वही 2013 वाले मिलते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। OZT जब तक हमारी नहीं बढ़ेगी, जब तक जिस तरह के सूबे को NFC अवार्ड के बाद पैसा मिला 400 अरब रुपये ज़्यादा मिले, इसी तरह पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स को भी पैसा अगर मिलेगा तो फिर पार्क भी आपको हरे नज़र आएंगे, रोड्स भी बनते हुए नज़र आएंगे, लाइट्स भी नज़र आएंगी, सब कुछ नज़र आएगा। बट ये सिचुएशन आइडियल नहीं है जिसमें इस वक्त मैं और आप गुजार रहे हैं ज़िंदगी। नहीं साहब, आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और हम बात कर रहे हैं ज़िला कोरंगी के हवाले से, वहाँ की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से, वहाँ चाइना कटिंग के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से।
नैयर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं बल्दिया ज़िला कोरंगी के। नैयर साहब, ये बताइएगा कि यानी एक जो DMC होती है उनके इनकम के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, जिसमें से एक ज़रिया जो है जो आपको बजट मिलता है वो तो अलहदा अपनी जगह, उस पर भी हम आएंगे ताकि आप अपनी शिकायत भी हमें बता सकें बजट के हवाले से। सर, इनकम का एक ज़रिया इश्तिहारात की जो आमदनी है वो भी होता है, तो ज़िला कोरंगी इस वक्त मतलब तकरीबन लगभग साल की कितने रुपए जो हैं वो इश्तिहारात की मद से आ जाते हैं आपके पास? देखें, महकमा जो एडवर्टाइजमेंट है लास्ट ईयर का पूरे साल का जो था वो 1,60,00,000 के करीब था। ठीक है, जबकि ये कम से कम भी 12 से 14 करोड़ रुपए होना चाहिए, जितनी शॉप्स हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन टैक्स देने का कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 7% लोग टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। ठीक है, तो वही फिर हाल सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। तो जब तक टैक्स कल्चर नहीं होगा, लोग अवेयर नहीं होंगे, लोगों को की जिम्मेदारी नहीं होगी, उस वक्त तक टैक्स कलेक्ट आप नहीं कर सकते। तो 1,70,00,000 एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी बजट नहीं है, ना होने के बराबर बजट। सर, आप बोर्ड्स हटा सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, आपकी पूरी टीम काम करती है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो लोग हैं वो सारे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जो दुकान शॉप्स हैं, इलाकों के अंदर शॉप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, बड़ी कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने कोर्ट में केस किए हुए हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कोर्ट में गई हुई हैं, बैंक्स ऐसे हैं जो कोर्ट में गए हैं, उनको हम कोर्ट में फेस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो छोटी दुकानें होती हैं उनके बोर्ड हटाने का फिर इशू ये होता है कि हमारे पास कोई इस तरह का पूरा गैंग चाहिए, इतने हमारे पास एम्प्लॉइज़ चाहिए, फोर्स चाहिए, फिर हमारे पास मजिस्ट्रेट पावर्स चाहिए हमें। ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत सी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो हैं जो आपके जिन्होंने फुटपाथों पे जिस पे पैदल चलने वालों का हक है वहाँ अपनी पार्किंग रखी हुई है, इंक्रोच किया हुआ, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे तो, लेकिन अब तक मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी कंपनीज के जिन्होंने फुटपाथों को अपना पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता, आंखें बंद कर ली जाती। नहीं, आप अगर किसी फुटपाथ पे कोई पार्किंग एरिया बना हुआ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और वो एक तो मेरी नॉलेज में है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ कराची में बहुत सारी सिविक एजेंसीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, DMC के कामों में दूसरी सिविक एजेंसी आती है और वो वहाँ पे काम कर रही होती है। तो ये भी तो एक बहुत सारे मसले हैंगे। 2013 का जो एक्ट है वो मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ लें उसको, तमाम दूसरी एजेंसीज भी पढ़ लें, और वो फिर DMC के जो इख्तियारात हैं वो उनके बीच में कम से कम ना है। एक तो वैसे इख्तियारात बहुत कम है 2013 के एक्ट में हमारे पास, लेकिन जो बचे कुछ इख्तियारात हैं उसको भी लेने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि टैकल हों। सर, तो क्या समझते हैं, क्या ये जो आपको फंड्स की कमी है, ख़ास तौर पे जो प्रोविंशियल फंड अवार्ड होता है PFC, जैसे NFC होता है नेशनल फंड, तो PFC सर क्या समझते हैं सिंध का कितना हिस्सा होना चाहिए या किस तरह? क्योंकि सर देखें, बात PFC की नहीं है, जो आपका की जो मेन जंग है सर वो तो सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान चल रही है ना, कि सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि कराची की हुकूमत को जो है वो यानी लोकल गवर्नमेंट को बल्दियाती जो आपकी वो है DMCs हो या KMC हो, उसको तमाम इख्तियारात मिल सकें। मतलब सर एक आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम देख लें और कराची का निज़ाम देख लें, बल्दियाती जो इदारे हैं मुख्तलिफ चाहे KDA हो, SPCA हो, वाटर बोर्ड हो, तमाम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, और बाकी निज़ाम जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट यानी DMCs और KMC के अंडर में। क्या कहते हैं इस बारे? देखें, सबसे मसला ये है कि वन विंडो जब तक नहीं होगा लोगों के मसले हल नहीं हो पाएंगे। वाटर एंड सेवरेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, कोई सेवरेज का कहीं इशू होता है वो वाटर बोर्ड उसको रिजॉल्व नहीं करता। कोई बिल्डिंग पे गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं वो हम नहीं रोक सकते, KBCA रोकता है। किसी जगह पे कब्ज़ा हो रहा होता है हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो लैंड KDA की होती है, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वो शो करा रहा होता है, वो असली और जाली होते हैं, वो एक अलग बहस है। सर अब देखिए, तो बहुत सारे मसले हैं, जब तक आप मेयर कराची या चेयरमैन जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको पावर्स नहीं देंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया नैयर रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये तो हमने ज़िला कोरंगी के हवाले से एक लास्ट हेडलाइन जो रह गई थी वो ये थी कि कराची के इलाका खालिद बिन वलीद रोड, जहाँ वाटर कमीशन के अहकामात पे अमल करते हुए एक मशहूर कबाब हाउस, नूरानी कबाब हाउस को सील किया गया। और ये जो सील किया गया इसे बाकायदा, क्योंकि ये एक रहायशी प्लॉट था और इस पर कमर्शियल काम किया जा रहा था, इसलिए इसको सील किया गया था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि एक ही दिन में इसे डीसील कर दिया गया।
ज़राए के मुताबिक DGSBCA को मुख्तलिफ बासर लोगों के टेलीफोन्स आए और उन फ़ोन कॉल्स की वजह से वो ये प्रेशर जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक ही दिन में उसे डी सील भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जो मज़ीद एक पूरी लिस्ट है और एक जो शेड्यूल फराम किया गया है जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाके मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं जिनको सील करना है, तो क्या वो भी एक ही दिन में वापस डी सील हो जाते हैं या इन पर अमल दरामद जारी रहेगा। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त। कल शब 11:05 से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।